मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 10वीं 10th क्लास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप 10वीं क्लास का संपूर्ण गणित का पाठ्यक्रम करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जिनके लिए बहुत यूजफुल है। ये 9th क्लास के बेसिक को भी कवर करता है। इसके साथ साथ 11वीं व 12वीं में पढ़ने के लिए बेसिक बिल्डअप करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। IIT NIT जैसे ब्रांडेड संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए, JEE मेन और एडवांस की परीक्षा को करेक्ट करने के लिए इनका बेसिक बहुत उपयोगी है। ये गणित के वरिष्ठ अध्यापक अर्थात सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में ये गणित के पेपर में तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, परंतु फर्स्ट पेपर में सभी विषयों के प्रथम पेपर में जो जनरल पेपर होता है उसमें इसकी विशेष भूमिका रहती है। तो आप सब इस पर ध्यान से पढ़िएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन की एक मुहिम में आप हिस्सा बनकर इसका फायदा उठाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर। दोस्तों अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं को। अंग्रेजी में इन्हें रियल नंबर कहा जाता है, रियल नंबर्स कहा जाता है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हो वही वास्तविक संख्याएं। अच्छा, तो अपन अध्ययन कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं का। तो पहले उसके बारे में मैं ऐसी जानकारियां देता हूं कि भाई ये वास्तविक संख्याएं, ये 10वीं क्लास की, जो 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में ये है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दोस्तों ये वास्तविक संख्याएं 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा के लिए जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा तो आपके लिए संजीवनी बूटी और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो 10वीं बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या किसी भी राज्य का स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम संख्या ज्ञान 9th क्लास के लिए भी उपयोगी है। 11वीं 12वीं के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। और जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो NTSC हो, चाहे डिफेंस के नेवी एंड एयरफोर्स हो, चाहे वो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें गणित, सामान्य गणित, जनरल मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, उसमें संख्या ज्ञान, वास्तविक संख्याएं जरूर रहती है दोस्तों। तो ये हर उस के लिए इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और जो 10वीं बोर्ड में है उनके लिए तो ये खास है, उनके लिए एक विशेष है। उन्हीं के लिए एक श्रृंखला चल रही है, पूरे सिलेबस, पूरे पाठ्यक्रम की 10वीं क्लास की श्रृंखला चल रही है, जिसमें ये चैप्टर वास्तविक संख्याएं, ये प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं को अपन पूरा एक एक प्रश्न को, एक एक कंसेप्ट के हिसाब से टॉपिक पर आधारित हर एक प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अपना टारगेट ये रहेगा कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के इम्तिहान में पूरे में से पूरे नंबर लाने की। आप मेरी चीजों को ध्यान से सुनिएगा तो आप पूरे में से पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इस अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जो 10वीं क्लास के लिए तो बहुत उपयोगी है ही है। उसके अलावा ये 9वीं 11वीं 12वीं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, RS IAS या किसी भी परीक्षा की तैयारी, SSC, बैंक, रेलवे, जिसमें संख्या लिखी हुई है, उसके लिए भी ये बहुत यूजफुल है। तो 10वीं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें चल रहा हूं। तो दोस्तों अपन 9th क्लास की एक बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं और फिर 10th लेवल को लाते हुए फिर और हाई लेवल तक इसको ले जाता हूं। तो देखिए दोस्तों, अपन 10वीं कक्षा का वास्तविक संख्याएं चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स कहा जाता है दोस्तों। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्याओं को मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं दोस्तों, जहां से अपन जानते हैं वहां से मैं कर रहा हूं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं वास्तविक संख्याएं होती क्या, उसके लिए मैं शुरू से चल रहा हूं। आप देखो, गिनती जानते हो,
1 2 3 4 ऐसे आपने गिनती पढ़ी होगी दोस्तों, ये गिनती पढ़ी होगी। ये गिनती को कुछ नहीं नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या दोस्तों, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, नंबर। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, मैं इसमें जीरो ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐड कर दूं। तो यदि प्राकृत संख्याओं में यानी गिनती में, अपन ने सबसे पहले गिनती सीखी जिंदगी में, तो पहले मैंने गिनती बताया, फिर गिनती में जीरो भी जोड़ दूं तो इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब इसको होल नंबर्स कहते हैं दोस्तों, होल नंबर कहते हैं। इसके बाद यदि मैं और आगे बढ़ूं तो देखो ये 0, ये इधर +1 2 3 4 5 ये चल रहा है गिनती इधर, और इधर माइनस में भी गिनती, -1 -2 -3 और इधर भी चल रही है। इनको अपन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इसको अपन पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है, इंटीजर पूर्णांक कहा जाता है। अब ये संख्याएं जो आ रही है 1 से अनंत तक है, ये 0 से अनंत तक है, ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, लेकिन ओनली पूर्णांक है, जैसे 0 1 -1 2 -2 3 -2 ऐसे। लेकिन वो संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक हो, वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं। जो -1 से +1, उसमें क्या क्या है, उसमें धनात्मक संख्याएं भी है, धनात्मक संख्याएं भी है, उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी है, इसके अंदर भिन्न संख्या भी है, भिन्न संख्या, भिन्न संख्याएं भी है, मतलब 1/2 1/3 ऐसे भी है। इसमें परिमेय संख्याएं भी है, सारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। इसमें सभी अपरिमेय संख्याएं भी आती है, अपरिमेय संख्या, जैसे √2 √3 √11 ये अपरिमेय संख्याएं भी इसमें आती है। मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, जैसे अनंत का तो कोई मान जानता नहीं है, अनगिनत है, गणित में अनंत मतलब अपरिभाषित, लेकिन माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो सर इतनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, तो आप तो हमें ये बता दो कि दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है क्या? नहीं, कुछ संख्याएं ही वास्तविक नहीं होती। तो सर हमें तो ये बता दो कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं है वो बता दो, तो अपने आप जो बची वो वास्तविक हो जाएगी। तो दोस्तों जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती वो संख्याएं काल्पनिक होती है, जो संख्याएं दोस्तों वास्तविक नहीं होती वो संख्याएं काल्पनिक होती है। तो दुनिया में 2 प्रकार के नंबर, ऐसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन 2 भागों में बांटना चाहूं तो वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वो संख्याएं जिनका वर्ग हमेशा धनात्मक हो, वो संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वर्ग धनात्मक आ जाए, वो वास्तविक संख्या है। मतलब इनका वर्ग करूं तो वर्ग क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। और किसी चीज का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग करूं और वो ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, इसका मतलब वो क्या नहीं है? वास्तविक संख्या नहीं है। तो कोई भी दुनिया में ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक आए। तो वे सभी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर धनात्मक आए, या उस प्राकृत संख्या, वो सभी पूर्ण संख्याएं, वो सभी पूर्णांक, वो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी भिन्न संख्याएं, सभी परिमेय, सभी अपरिमेय, सभी वास्तविक संख्याओं के ही भाग है। तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, इनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक आए उसको क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सम्मिश्र और वास्तविक का मिलन होता है। ये होते कैसे? इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान होता है √-1, इसका वर्ग करो, √-1 का वर्ग करने पर -1 आता है, तो होगी, इसलिए ये वास्तविक संख्याएं नहीं है दोस्तों, ये वास्तविक संख्या नहीं है।
तो ये मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, इसका स्वरूप दिया है दोस्तों। अब वास्तविक संख्याओं में अपन दो कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। एक यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा के बारे में पढ़ेंगे। एक अपन मूलभूत जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ नंबर्स है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय पढ़ेंगे। है क्या यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम या लेमा? दोस्तों ये नाम लगभग एक है, ये नाम लगभग एक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अंग्रेजी में लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, अंग्रेजी में लिखना चाहे तो मैं लिख देता हूं एक बार के लिए। ये नाम जो एल्गोरिथम और प्रमेय का है, लेमा और एल्गोरिथम है, ये अप्रोक्सीमेटली एक है। इन्हें एक कहने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये धनात्मक के लिए ही पॉसिबल होता है। तो मैं लिख देता हूं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ऐसे ही एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, प्रमेय का और लेमा का मतलब होता है एक चीज अपने को दी हुई होती है, उसकी सहायता से दूसरी संख्या को प्रूव करना। प्रमेय दूसरी संख्या को, एक चीज दी हुई है उस चीज के माध्यम से दूसरी चीज को सिद्ध करना प्रमेय या लेमा कहलाती है। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम वो होती है जो चरणों को बताती है। एल्गोरिथम मतलब किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया एल्गोरिथम कहलाती है। उस कार्य करने के चरण जो स्टेप्स होते हैं वो लेमा कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, वो एल्गोरिथम कहलाते हैं, सॉरी एल्गोरिथम कहलाते हैं। तो दोस्तों एल्गोरिथम क्या होती है? जो किसी भी कार्य करने की प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहा जाता है। अब यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम है क्या? दोस्तों ये नाम ही लोगों ने इतना कठिन बना रखा है कि इसको देखकर सब डरते हैं कि यूक्लिड्स वाला नहीं आता, बाकी 10वीं की गणित आती है वो समझ में ही नहीं आता। जबकि 10वीं के गणित की शुरुआत भी पहले चैप्टर में इसी से होती है। जो पहला चैप्टर, पहली प्रश्नावली है 10वीं क्लास का वास्तविक संख्या है, उसकी शुरुआत भी यूक्लिड्स से होती है। परीक्षा में इस पर आधारित एक प्रश्न आता है, क्योंकि यूक्लिड्स खुद पर आधारित या इसके अनुप्रयोग पर आधारित एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्ती ज्ञात करने पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो दोस्तों मैं इसको बड़े इतना इजी तरीके से समझाऊंगा, आपको ऐसे लगेगा कि इससे आसान क्या होगा। पहले मैं आपको इसमें लाता ही नहीं हूं, आपको मैं ले जाता हूं एक ऐसी चीज में, यहां समझा देता हूं। वो चीज आपने समझा होगा कि भाज्य, आपने पढ़ा होगा भाज्य डिवाइडेंड। भाज्य क्या होता है? भाज्य क्या होता है हमेशा आपने पढ़ा भी होगा कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। अब यहां पे मैं बात करूं तो यहां पर ये सेम टू सेम यही कंसेप्ट होगा दोस्तों। भाज्य को मैं क्या लिखूंगा? ए लिखूंगा, भाजक को बी लिखूंगा, भागफल को क्यू होता है ना, क्वोशंट, क्यू लिखूंगा, और शेषफल को रिमाइंडर मतलब आर लिखूंगा। बस और कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं गणित को इस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं कि आप हर कंसेप्ट को बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सको। तो दोस्तों ये मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का है, ये हमेशा धनात्मक चीजों के लिए ही है। मतलब ए और बी जो है, ये ए और बी ये चीजें हैं, ये धनात्मक चीजों के लिए है। हमेशा धनात्मक संख्याएं होगी, धनात्मक संख्या, ये हमेशा धनात्मक संख्याओं के लिए भी यूजफुल है दोस्तों। तो ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। अब मैं ये होता क्या यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का वो लिखता, ये होता है दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और दोस्तों अभी आपने पढ़ा था, देखो ये यहां पे मैंने ये बताया एक्स्ट्रा, मैंने बताया दोस्तों एक्स्ट्रा में कि भाज्य बराबर होता क्या दोस्तों? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
तो मैंने यहाँ पे बताया भाज्य को मैंने ए से लिखा है, बी भाजक लिखा है। यहाँ पे जब अपन बहुपद पढ़ते हैं तो यहाँ पे ए को px लिखते हैं, भाज्य को, भाजक को gx, इसको भागफल को qx और रिमाइंडर को rx लिखते हैं। वहां पर बहुपद होता है तो x चर के रूप में होता है। इस विभाजन प्रमेय में अंक होते हैं, संख्याएं होती है। तो ये a और b धनात्मक संख्या है। तो ये इसकी परिभाषा बताने चाहूं तो ये यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय कहती है कि दो धनात्मक संख्या है a तथा b है, और वो इस प्रकार परिभाषित है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां q क्या है, q भागफल है, जहां q क्या है दोस्तों, q भागफल है। जहां a और b तो क्या धनात्मक संख्या है, ऊपर लिख दिया। जहां पहले r बताता हूं, r है क्या, शेषफल है, शेषफल। और ये r है, ये परिभाषित कहां से कहां तक होता है आपको बताऊं, ये r का मान ये हमेशा b से छोटा होगा, मतलब भाजक से तो छोटा ही होता है, क्योंकि भाजक के बराबर हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा बार भाग चला जाएगा। और ये शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी ये शेषफल 0 से लेकर b तक हो सकता है। ये 0 तो हो सकता है लेकिन b नहीं हो सकता। तो ये अपनी प्रमेय तो ये है दोस्तों, ये प्रमेय तो ये है अपनी। आप इसको प्रमेय मत समझ लेना, है ना, मैंने ये डिब्बे में बंद कर दिया तो आप इसको प्रमेय मत समझ लेना। अपनी जो ये विभाजन एल्गोरिथम ये है, ये यही आपको ध्यान में रखनी है। ये तो नीचे मैं जहां लिखा रहा हूं कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सब दोस्तों आपको सिखा रहा हूं कि भाई ये आर का मान कहां से कहां तक होता है वो बताया, आर होता क्या वो बताया, ठीक है। अब क्यू क्या होता है, क्यू होता है क्यूशंट, आर होता है, ये रिमाइंडर कहा जाता है इसलिए इसको आर से लिखते हैं। रिमाइंडर मतलब शेषफल। क्यू मतलब क्यूशंट होता है, क्यूशंट होता है इसलिए इसको क्यू से लिखते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसका तो कुछ भी हो सकता है, 0 बार, 1 बार, 2 बार, ऐसे ऐसे कितनी बार चला जा सकता है ना भाग। 0 बार जा सकता है क्या सर भाग 0 आ सकता है क्या, हाँ 0 तब आ सकता है जब भाजक जो होता है वो भाज्य से बड़ा हो, अर्थात भाज्य छोटा हो और भाजक बड़ा हो, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग जाता ही नहीं है, तो क्यूशंट 0 आ जाता है। और यदि हमेशा ज्यादातर भाज्य बड़ा होता है और भाजक छोटा होता है भाग करने के लिए, यदि भाजक बड़ा होगा भाज्य छोटा होगा तो भाग जाएगा ही नहीं दोस्तों। तो ये एल्गोरिथम है, ये बड़े ध्यान से आपको समझना, और इस पे अभी बहुत सारे प्रश्न करूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब मैं बताऊं कि इसका उपयोग क्या है। भाई जो ये डिवीजन लेमा है इसका कुछ तो उपयोग होता होगा। भाई ये डिवीजन लेमा है, इसका उपयोग, एप्लीकेशन क्या है, उपयोग क्या, अनुप्रयोग क्या है। इसका अनुप्रयोग है कि इसकी सहायता से हम HCF निकाल सकते हैं। HCF यानी महत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती अपन निकाल सकते हैं, जिसको शॉर्ट में आप मैसेपे कहते हैं। महत्तम समापवर्ती है, मैसेपे निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। तो ये इसका अनुप्रयोग है कि भाई इसकी सहायता से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्ती अर्थात मैसेपे निकाल सकते हैं। जो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। यहां पर r शेषफल होता है जिसका मान 0 से लेकर b से कम होता है, लेकिन b तक होता है, b नहीं हो सकता, 0 हो सकता है। q या क्वोशंट भागफल होता है दोस्तों, क्वोशंट को भागफल कहा जाता है। यहां लिख देता हूं भागफल बराबर q, और इस भागफल को अंग्रेजी में क्वोशंट कहा जाता है। अब दोस्तों इसका मान 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, ये मैंने सीखा। अब जैसे होता कैसे, ये करते कैसे है ना दोस्तों, तो ये होता कैसे, तो एक यहाँ पे छोटी सी चीज बता देता हूं। जैसे कोई मैं उदाहरण बताना चाहूँ, भाई यहाँ पे कोई उदाहरण बता देता हूं, यहां से उदाहरण बता देता हूं, कैसे उदाहरण है ना दोस्तों। यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। उदाहरण ये है कि यदि मैं 6 के जोड़े बनाऊं, यदि मैं 6 चीजों को गिनूं तो 5 शेषफल बच जाता है। इसका मतलब कैसे लिखेंगे, a बराबर 6 को गिनूं तो 6q प्लस 5 बच जाता है, वो शेषफल है। 6 के गिनूं यानी q 6 के गिनूं मतलब b 6 और a का मान आ जाएगा, मतलब वो संख्या आ जाएगी।
ठीक है। यदि मैं सात सात चीजें गिनूं तो 5 शेषफल बच जाता है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। यदि मैं 5 चीजें गिनूं दोस्तों तो यहाँ ए आ जाएगा, ए बराबर 5q प्लस 3 शेषफल बच जाता है। बट ये 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मेरा कहने का मतलब है कोई भी संख्या है, मान लो 2q है, तो इसमें 2q हो सकता है, 2q प्लस 1 हो सकता है, 2q प्लस 2 नहीं हो सकता। जैसे मैं बात करूं a बराबर 3 वाला 3q है, तो 3q प्लस 1 हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है शेषफल। 3q प्लस 2 भी हो सकता है, 3q प्लस 3 नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि उससे कम होगा। तो कहने का मतलब जितनी संख्या होगी उतने तक वो हो सकते हैं रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि एक तो 0 और वो जितनी संख्या 5 है तो 5 ऐसी बन सकती है, 6 है तो 6 बन सकती है, क्योंकि 4 तक और एक 0 वाली। अच्छा, अब अपन बढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग की तरफ और इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। इसकी सहायता से अपन HCF यानी इसको कहते हैं मैसेप शॉर्ट में, और इसको पूरा कहना चाहे तो महत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती, इसको HCF मैसेप कहा जाता है, महत्तम समापवर्ती कहा जाता है। तो इसके माध्यम से अपन HCF की गणना कर सकते हैं, उसके चरण, उसकी स्टेप्स, उसकी एल्गोरिथम भी दोस्तों मैं बताऊंगा। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत बड़ी बातें कह रहा हूं मैं, लिखने में आपको बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब आप किताब उठा के देखोगे तो ये चीजें आसान नहीं थी। ये मैं बात ही इस तरीके से कर रहा हूं कि आपको चीजें दोस्तों आसान लग रही है। तो देखिए दोस्तों, मैसेप निकालने के लिए अपन उस एल्गोरिथम का, यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग अपन कर रहे हैं। मैसेप मतलब महत्तम समापन। ये प्रश्न या तो 2 संख्याएं दी रहेगी, 2 टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। टाइप 1 2 टाइप के इसके प्रश्न हो सकते हैं, लिख देता हूं, ये मैसेप निकालने के 2 टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। टाइप 1 प्रश्न जिसमें 2 संख्याएं दी होगी और उसका मैसेप निकालना है। टाइप 2 प्रकार का वो प्रश्न है दोस्तों जिसमें लैंग्वेज दी होगी, भाषात्मक प्रश्न होगा, भाषा का प्रश्न होगा, मतलब उसमें लैंग्वेज लिखी होगी कि भाई ऐसे चल रही है, ये मिठाइयां बांटनी है, ये जमाना है, ये ऐसे परेड चलानी है, ऐसे प्रश्न होंगे, उसमें आपको मैसेज। टाइप 1 वाले प्रश्नों में तो सीधा लिखा होगा दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं का मैसेप ज्ञात कीजिए। टाइप 2 में लिखा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे लिखेगा ये चीजें, कोई 2 चीजें दी रहेगी, उसको बोलेगा कि इसको कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीज क्या ले सकते हैं, तो पूछे अधिकतम से अधिकतम चीज बताओ, अधिकतम से अधिकतम मान या अधिकतम से अधिकतम चीज पूछे तो महत्तम समापवर्ती होता है दोस्तों। वो मान तो छोटा होता है, लिस्ट होता है, लेकिन वो अधिकतम से अधिकतम होता है। जैसे 5 और 15 में अधिकतम से अधिकतम 5 हो सकता है, 10 और 12 में अधिकतम से अधिकतम 2 का ही भाग जाता है तो 2 हो सकता है। तो वो अधिकतम से अधिकतम जब भी लिखा हो, बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम से अधिकतम संख्या, अधिकतम से अधिकतम आकार, बड़ा से बड़ा आकार, तो समझ जाना कि इस प्रश्न में महत्तम समापवर्ती पूछा गया। अब महत्तम समापवर्ती निकालने के भी 2 तरीके, एक तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, जो अपन इसी प्रश्नावली में आगे अध्ययन करने वाले हैं, और एक है दोस्तों यूक्लिड्स एल्गोरिथम की सहायता से, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय की सहायता से, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एक तरीका। दूसरा तरीका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें जोड़े छांटेंगे, वो अपन इसी लेक्चर में, मतलब इसी प्रश्नावली में आगे पढ़ने वाले। अभी अपन HCF तो दोनों तरीके सिखाऊंगा, एक यहां सिखा दूंगा, एक वहां सीख जाना, उसका हिंट अभी दूंगा लेकिन विस्तार से बाद में बताऊंगा। अभी इसी पर मैं ध्यान दे रहा हूं, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर देना, लेकिन परीक्षा में यदि लिखा है कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करो तो इसी से करना है। पूछे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से करना है तो अभाज्य गुणनखंड वाला ही करना है, कोई लिखा नहीं हो तो किसी से कर सकते हैं। तो अब दोस्तों अपन बढ़ते हैं, कैसे मैं सिखाऊंगा आपको। इधर
एग्जाम्पल ले लेता हूं और इधर वो चरण बताता हूं, इधर चरण बताता हूं, इधर उदाहरण ले लेता हूं, ताकि साथ के साथ करते रहें। उदाहरण में मैं ले लेता हूं, मान लो ये 164 ले लेता हूं और इधर ले लेता हूं, मान लो ऐसा ले जिसका पूरी बार भाग तो नहीं जाए लेकिन कुछ भाग चला जाए। मान लो 12, पूरा भाग तो नहीं जा रहा है ना दोस्तों, देख लेना, पूरा भाग तो नहीं जा रहा है ना, मतलब मैं पूरा भाग वाला भी जा सकता है लेकिन मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, ताकि आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। 12 का मैं 4 12 4 नहीं जाता, ठीक है, तो ये मैं लेना चाहता हूं। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, अब मैं आपको ये इंक्लूड समझाना चाहता हूं। इस 3 स्टेप आपको काम में लेंगे, 3 चरण इसके होते हैं। स्टेप 1 यानी पहला पद, पहला चरण, प्रथम चरण। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 यानी द्वितीय चरण। फिर स्टेप 3 तृतीय चरण। 3 ही स्टेप आपको ध्यान में रखनी है, ये 3 स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा अभी थोड़ी देर में दोस्तों इसका, कि आपको बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े लेक्चर देखने के बाद, बहुत घंटे पढ़ने के बाद भी ये लगता है कि ये भाज्य ये क्यों ले लिया, भाजक ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, ऐसी शो ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों की आपको तो लगेगा ये तो आसान है, लेकिन आप यदि पहले किसी और से पढ़ते या फिर किसी बुक से पहले पढ़ लेते तो आपको पता चलता कि भाई कितना हार्ड था या कितना आसान है। पहले यहां समझ लोगे तो आपको आसान लगेगा। दोस्तों यहां से मैं ये करता करता बता रहा हूं, सबसे पहले 2 संख्याएं दी रहेगी, चाहे भाषा वाला प्रश्न हो उसमें भी 2 संख्याएं मिल जाएगी, उसमें भी 2 संख्याएं मिल जाएगी। दोस्तों 2 संख्याएं अपने को पता चल जाएगी, उसमें से देख लो कि बड़ी संख्या कौन है। स्टेप 1 कर रहा हूं पहले, है ना, स्टेप 1 इसमें लग रहा है। देख लो कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें 164 बड़ी है, 164 बड़ी है और 12 छोटी है। 2 संख्याएं दी रहेगी, एक में एक बड़ी संख्या होगी, एक में एक छोटी संख्या होगी। छोटी वाली संख्या भाजक होगी, छोटी वाली संख्या मतलब ये भाजक है, छोटी भाजक लेनी है, बड़ी भाज्य लेनी, बड़ी भाज्य लेनी। आपको पता है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, यही तो 3-4 चीजें होती है, 4 चीजें होती है। अब मैंने कहा कि भाजक है तो इसको यूक्लिड्स फॉर्म में लिखो, मतलब पहला चरण यही है कि 2 नंबर होंगे ए और बी, ए बड़ा होता है तो ये भाज्य हो गया, और इसको एल्गोरिथम का प्रयोग करो BQ प्लस R के रूप में, ये प्रयोग करो। स्टेप 1 क्या है कि 2 संख्याएं ए और बी होगी, उसमें ए बड़ी होगी तो ए बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करो, मतलब ये इस का प्रयोग करने पर अपन प्रश्न कराऊंगा तो मैं पूरी थ्योरी यानी लिखना क्या चीजें वो भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों ए बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करेंगे। फिर ये करने के बाद यदि आगे करते हैं तो यहां पे मैं बता देना चाहता हूं आपको, यदि ये रिमाइंडर है, शेषफल ये 0 नहीं आता है, तो फिर या पुनः दोबारा ए यानी इसका प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? दोबारा यूक्लिड्स। यदि ये नहीं आता है तो फिर यूक्लिड जो विभाजन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। और यदि R0 आ जाता है तो प्रक्रिया को रोक दो, प्रक्रिया को दोस्तों रोक दो, और क्या होगा, भाजक ही HCF होगा। HCF मतलब मैं से पे होगा। देखो दोस्तों सबसे पहले फिर बता देता हूं, बहुत ध्यान से समझाऊंगा मैं, यही तो महत्वपूर्ण चीज है, तो इसको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले स्टेप 1 है कि भाई 2 संख्याएं होगी, बड़ी संख्या को भाज्य मान लो, छोटी संख्या को भाजक मान के एल्गोरिथम का प्रयोग करो, ए बराबर BQ प्लस R के रूप में।
फिर देखो कि आर अशून्य संख्या है क्या, या तो शून्य होगा या शून्य होगा, दो ही चीजें तो हो सकती है दुनिया में। यदि आर अशून्य है तो फिर यूक्लिड्स का प्रयोग करो, फिर यूक्लिड्स विभाजन का प्रयोग करो, और यदि वो शून्य है तो वही प्रक्रिया रोक दो। कहने का मतलब हुआ कि जब तक शेषफल शून्य नहीं आता तब तक यूक्लिड्स चलती रहेगी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, हजार बार, जितनी बार चलेगी चलती रहेगी। मान लो पहली बार ही जीरो आ गया रिमाइंडर, तो वही प्रक्रिया रोक दो। दूसरी बार आया तो वहां रोक दो, छठवीं बार जीरो आया तो वहां रोक दो। जब तक जीरो नहीं आता तो ये प्रक्रिया चलने दो, ठीक है। और जब रिमाइंडर जीरो आ गया, जब शेषफल शून्य आ जाता, वही प्रक्रिया रोक दो, और उस प्रक्रिया में देख लो कि जो क्वोशिएंट है वो नहीं, उसके अलावा जो भाजक है, डिवीजर है, वही में से पे होगा। कैसे? और जब पहले तो ए और बी था, आगे लेंगे तो किस किस के बीच में करेंगे, यहां ए और बी के बीच में किया, आगे बी और आर के बीच में करेंगे। बी और आर को लेना, क्यों? क्योंकि बी भाज्य हो जाएगा और आर भाजक हो जाएगा। कैसे दोस्तों? ये कैसे सर? ये तो बी तो आपने बोला भाजक, ये रिमाइंडर है। देखो तीन संख्याएं बताता हूं, भाज्य, भाजक, शेषफल। ये मुझे बताओ कि भाई इन तीनों में तीन आदमी है मान लो दुनिया में, इनमें से बड़ा आदमी कौन भाई? बड़ा भाज्य, क्योंकि इसमें भाग जाता है। फिर उससे छोटा दूसरे नंबर का भाजक, तीसरे नंबर का शेषफल। समझे? शेष क्यों? क्योंकि भाई शेषफल तो भाजक से छोटा होगा, नहीं तो बड़ा होगा। शेषफल तो एक और बार भाग चला जाएगा, यानी सबसे छोटा शेषफल, उससे बड़ा भाजक, उससे बड़ा भाज्य। तो दुनिया की ये रीत होती है, दुनिया की ये रीत होती है कि हर कोई छोटे से बड़ा बनना चाहता है। तो हर एक स्टेप बाद, मतलब हर एक इम्तिहान बाद, या हर एक स्टेप बाद, और हर एक इम्तिहान बाद, या हर एक दिन, हर एक चीज बाद, मतलब वो मैं पढ़ाना चाहता हूं। देखो मैं बहुत चीज घुसाना चाह रहा हूं, आपको पता नहीं चल पा रहा। तो शेषफल क्या बनना चाहता है? भाजक बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनना चाहता है। और भाजक, शेषफल को तो लगता है कि भाजक बहुत बड़ा आदमी है, भाजक बनना चाहता है। और जो ये भाजक है ना दोस्तों, ये भाजक भाज्य बनना चाहता है। अब भाज्य तो बेचारा बने क्या? तो जब सब कुछ दुनिया में खत्म हो चुका हो, वो गायब हो जाता है, ऊपर देवलोक सिधार जाता है। तो जो भाज्य है वो ऊपर कहां जाएगा? देवलोक सिधार जाएगा, यानी भाज्य तो खत्म हो जाएगा, भाजक भाज्य बन जाएगा, शेषफल भाजक बन जाएगा। समझे मेरी बात? तीन आदमी है दुनिया में, भाज्य, भाजक और शेषफल। शेषफल को रिमाइंडर कहा जाता है, भाजक को डिवीजर कहा जाता है, भाज्य को डिविडेंड कहा जाता है। शेषफल भाजक बनना चाहता है, भाजक भाज्य, और भाज्य गायब हो जाएगा दुनिया से। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आप प्रयोग में लेओगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको गलत नहीं करा सकती। तो देखो मैं इसी को आपको लिख देता हूं, किस फॉर्म में? आपको किस फॉर्म में लिख देता हूं? इस फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। और ये है शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये ब्रह्मास्त्र है। ये दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, ये मेरे द्वारा बनाए गए ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद, और जो मैंने यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो शॉर्ट ट्रिक है मैंने बनाई है, तो दोस्तों हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद और सालों का एक्सपीरियंस, अनुभव झोंक कर ये बनाई है। तो आपको मैं ये सीधी काजू बादाम की तरह पेश कर रहा हूं, तो आप इसका उपयोग करें दोस्तों। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैं दे रहा हूं वही उपयोग कर लो। मैंने कुछ तो अपने गुरुजनों से भी सीखी है, कुछ शॉर्टकट मैंने उनसे सीखे हैं, लेकिन 90 से 95% शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद, जब आईआईटी की, जब छोटा था तो प्रिपरेशन करी थी, और जब मुझे एनआईटी एआईट्रिपल के लिए प्रिपरेशन करी थी, और एनआईटी कॉलेज फर्स्ट चांस में 6 महीने में मैंने एग्जाम को क्रैक कर दिया। तो दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 6 महीने की तैयारी, लेकिन उसको स्मार्ट हार्डवर्क किया, ऐसे शॉर्टकट मैंने दोस्तों निकाले थे। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रह्मास्त्र है क्या? ये भाज्य है, सबसे बड़ा आदमी, फिर भाजक है, उससे छोटा आदमी, फिर उससे छोटा आदमी शेषफल। भाई इसको कहते हैं रिमाइंडर, अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं, इसको डिवीजर कहते हैं, और इसको डिवाइडेंड कहते हैं, डिविडेंड। अब दोस्तों शेषफल सबसे छोटा आदमी, ये भाजक बनना चाहता है, और भाजक भाज्य बनना चाहता है, और भाज्य कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ कर लिया तो वो मर सकता है, तो वो मर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। कैसे? अब देखना दोस्तों कैसे। अब देखो ये मैं करना चाह रहा हूं,
है ना। यहाँ पे पहले स्टेप को मैं काम में ले रहा हूँ, ये उदाहरण है आपका, ये करना चाह रहा हूँ। इसमें बड़ा वाला कौन है भाई, 164, तो ये ए है, ये छोटा वाला बी है, तो 12b। इसका मतलब मैं लिखना चाहता हूं 164 बराबर, अब 12 के रूप में लिखो 12, यानी 12b है, तो ये b इंटू क्यू प्लस आर। अब भाई 12 को गुना कर करके ऐसे देखो कि ये r उतना है, या तो 0 आ जाए या फिर 12 से कम आना चाहिए, 12 से कम आना चाहिए। 12 को 12 बार गुना किया तो 12 12 144। जैसे 12 को 12 बार गुना किया दोस्तों, मैं यहाँ नीचे रब भी कर देता हूँ। जैसे 12 को 12 बार गुना किया तो 12 बार 144 और प्लस रिमाइंडर कितना बच जाता, 20 बच जाता। ये तो इससे बड़ा हो जाता, तो 12 बार नहीं 13 बार करके तो 12 को 13 से गुना करो, 12 को 13 से गुना किया तो 13 दूनी 26 और 13 कम 13, तो 100 कितना 156। 12 को 13 से गुना किया तो दोस्तों कितना 156, जो बिल्कुल थोड़ा कम ही हो रहा। तो ये हो गया 12 को, ये नहीं, फिर गुना चेक कर लेता हूं मैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, ये 156 हो रहे हैं तो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13, 156 हो गए, तो ये 164 से कितना अधिक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो 164 माइनस 156, तो 4 ये 8 अधिक है दोस्तों, तो प्लस 8 लिख देता हूँ। समझे मेरी बात को, बाकी को मिटा देता हूँ। आप मेरी बात समझे होंगे दोस्तों, मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, कैसे किया वो भी मैंने यहाँ कैलकुलेशन आपको बता दी। आगे मैं बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करूंगा, तो कोई चीज नहीं है, लेकिन यहाँ सीखने का प्रयास करो, नहीं तो आगे तो मैं करवाऊंगा ही दोस्तों। यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आगे प्रश्नों में करेंगे तो थ्योरी भी लिखूंगा। 164 12 इंटू 13, तो यहाँ मुझे पता है कि क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। शेषफल 12 से छोटा है क्या, भाजक से छोटा है, यानी चलेगा। और शेषफल बताओ रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, तो आगे चलो। आगे में भाज्य कौन, ये भाजक है, ये भाज्य बन जाएगा, भाज्य इधर होता है तो 12 बराबर शेषफल है वो भाजक बन जाएगा। देखो यहाँ से शेषफल भाजक बन गया, शेषफल भाजक बन गया और भाजक भाज्य बन गया, तो देखो ये शेषफल 8। अब गुना कितनी बार करूं, 8 एकम 8 करूं तो 4 बचता, 8 दूनी 16 तो अधिक हो जाएंगे, तो 8 एकम 8 प्लस 8 एकम 8 कितने 8, तो चाहिए कितने 4। ठीक है दोस्तों 4, तो 4 चाहिए, तो 4 हो गया शेषफल और ये हो गया। अब देखो 8 एकम 8 4 12, शेषफल 0 है क्या, नहीं है, अशून्य, तो फिर आगे चलो। फिर क्या, ये भाजक क्या बना, नया वाला भाजक, नया वाला भाज्य बनना चाहता है, भाज्य मतलब बराबर के सही। शेषफल है 4, ये भाजक बनना चाहता है 4। अब गुणा कितने से करूं और यहाँ रिमाइंडर कितना है। अब दोस्तों गुना 4 एकम 4 करूं तो 4 रिमाइंडर 4 दूनी 8, 8 के 8 ही आगे, तो शेषफल कितना 0। ये कौन सा, ये प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, ये कौन सा वाला है, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल वाला, ये 0। ओहो सर 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 क्या हो गया सर, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बोला जब रिमाइंडर 0 आ जावे तो उसका भाजक ही उत्तर होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वही होगा जो यहाँ पे भाजक होगा, और भाजक यहाँ पे क्या है सर, पता कैसे चले सर, ये तो मुझे पता कि भाज्य है, ये पता शेषफल है, लेकिन ये भाजक गुणा शेषफल है सर, तो भाजक गुना भागफल है सर, तो मुझे क्या पता पहला वाला भागफल है दूसरा वाला भागफल है, पहले वाला भाजक या दूसरा वाला, भाजक गुना भागफल भी हो सकता है, भागफल गुना भाजक भी हो सकता है। तो आपको ये पता नहीं चल पा रहा, तो आप देख लेना कि ये भाजक आया कहां से, किसका बेटा है, तो ये शेषफल से आया है। तो इसके पिछले टर्म में शेषफल कौन था, इसके दोस्तों इसके पिछले टर्म में शेषफल कौन था, इसके पिछले टर्म में शेषफल 4 था, वही तो आया है क्या भाजक बनकर, वही तो आया है क्या भाजक बनकर। तो इसका मतलब 4 भाजक है, इसका मतलब एचसीएफ कितना दोस्तों, एचसीएफ 4। मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का, मैंने पूरा कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का, और आप इस एचसीएफ को निकालने में यही चीजें, अब मैं 3 प्रश्न इस पे सीधे सीधे टाइप 1 पर आधारित कर रहा हूं, इस पर 3 प्रश्न करा रहा हूं, इस पर 1 प्रश्न इस पे भी करा रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी अपन ये प्रश्न करते हैं, देखिए किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करो। मैंने अंग्रेजी में इसलिए लिखा कि अंग्रेजी में आपकी किताब में, हिंदी माध्यम की किताब में भी अंग्रेजी में लिखा है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में इसलिए बता रहा हूँ, प्रश्न हिंदी में, लिखावट हिंदी में, समझाना हिंदी में,
साथ साथ अंग्रेजी की वर्डिंग इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको आगे जाके फायदा होगा। जब आप बीटेक करने जाओगे, अच्छे अच्छे कोर्स करने जाओगे जो हिंदी में नहीं होते, तो अंग्रेजी में मदद मिलेगी। या इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में, गणित में हिंदी अंग्रेजी का ज्यादा रोल नहीं होता, तो जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर सीख सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी मैं कर रहा हूं। तो दोस्तों, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड्स विभाजन का उपयोग करो, मतलब वो गुणनखंड वाला नहीं करना। अभी तो सर आपने सिखाया ही नहीं गुणनखंड वाला, लेकिन मैंने कहा यहाँ तो करना ही नहीं। अभी मैं सिखा दूंगा एक बार गुणनखंड वाला, लेकिन यहाँ पे करना ही नहीं है ये गुणनखंड वाला। अभी मैं जैसे गुणनखंड वाला पार्ट आते ही समझा दूंगा, अभी मैं यूक्लिड्स से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा यूक्लिड्स विभाजन का प्रयोग करके, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अपन कर रहे हैं पहला प्रश्न, तो मैं पहला प्रश्न करना चाहता हूँ। जो थ्योरी लिख रहे हैं वो पूरी लिख जाऊंगा। माना यहां पर दो संख्याएं क्या है, दी गई दो संख्याएं, दी गई दो संख्याएं, बताइए दो संख्याएं कौन कौन सी है भाई? 135 व 225 है, जिसमें 225 क्या है, बड़ी है किससे? 135। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो चीजें हैं ये बड़ी है। किससे बड़ी है दोस्तों? ये चीजें हैं ये बड़ी है ना, ये बड़ी है। ये 135 से 225 दोस्तों बड़ी है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे एचसीएफ के लिए? 225 तथा 225 तथा, है ना, 225 तथा 225 तथा 135 में यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो दोस्तों इसका प्रयोग करेंगे तो देखो ध्यान से, इसका प्रयोग करेंगे तो 200 जो बड़ा होता है वो तो क्या होता है? भाज्य होता है, बराबर 135 भाजक होता है। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं 135 को एक बार गुना करूं तो 135 दो बार करता हूं तो 270 हो जाता है, जो अधिक हो जाता है इससे। तो इसका मतलब मैं एक बार ही गुना करूंगा। 135 एक बार ही गुना किया, यहां सिखा देता हूं दोस्तों। 135 आया, अब 225 से 135 कितना अधिक है ये घटाते हैं तो 0 और ये 9, 90 अधिक है, यानी शेषफल 90। हाँ, और ये सही भी है क्योंकि 135 से 90 कम है, यानी शेषफल भाई, शेषफल भाजक जितना हो सकता है यानी 90, यानी ये सही है। यदि आपको ये पता नहीं चलता है तो करना क्या, यदि डायरेक्ट गुना भाग नहीं आ रहे तो आप भाग देके दोस्तों देख लेना कैसे। 135 का भाग 225 में देना तो भागफल तो एक आएगा, और 135 बार और ये 90 शेषफल, ये शेषफल ले लेना या भागफल, ये भाजक ये भाज्य और ये गुना के रूप में लिख देना। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप चीजें समझने लग गए हो इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन चीजें आप समझ रहे हो इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया था? प्लस 90 आ गया था। तो मैं इसको वापस रफ कर देता हूं दोस्तों। अब बताओ कि ये शेषफल क्या है? यहां पर यहां शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। आर बराबर 90 है, जो नॉट इक्वल टू 0 होता है, अशून्य है। अतः जो भाजक क्या बन गया? 135, और शेषफल भाजक बन गया और ये भाज्य बन गया, तो ये आगे भाज्य और भाजक बन जाएंगे। तो अतः 135 व 90 में यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो भाई फिर प्रयोग क्या, ये लाइन हर जगह लिखनी है सेम टू सेम। एक में मैं लाइनें लिख के बता रहा हूं, आगे के प्रश्नों में तो सीधा लिखने वाला। तो आगे वाले में कर रहेंगे तो इस बार 135 भाजक था क्या पिछली बार? इस बार भाज्य बन गया, देखो 135 यहां। अब ये 90 था क्या? 90 है, ये 90 अब देखो भाजक बन गया।
गुना। अब इससे पहले एक चीज बताओ, वापिस पीछे लेके चलता हूं दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि भाई ये HCF या ABCD ये संख्याएं हैं, तो इसकी बात करूं तो चाहे HCF पूछेगा, HCF AB दो संख्याएं दी होगी, AB ऐसे लिखेंगे HCF कोष्टक AB, इसका मतलब है ए व बी संख्याओं का महत्तम समापत्ति HCF ज्ञात करो, या HCF क्या है वो बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये HCF ऑफ दूसरी संख्या और रिमाइंडर शेषफल के बराबर भी होता है। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है। क्यों क्यों देखो, क्योंकि ये देखो BR में लगाना है, तो आगे B क्या, देखो यहाँ तो भाज्य और भाजक है, ये भाज्य भाजक अगली पीढ़ी में क्या बन गया, भाजक भाज्य बन गया और ये शेषफल भाजक बन गया, तो यही भाजक और भाज्य हो गए, तो इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, जो HCF वही आएगा जो A और B का आएगा। मतलब कहने का मतलब 164 और 12 का वही आएगा जो 12 और 8 का आएगा, वही आएगा जो 8 और 4 का आएगा, और वही 4 आएगा, सबका यही आएगा। तो हर स्टेप में अपन संख्याएं चेंज भी कर सकते। अपने को मूल का पूछा, लेकिन आगे के स्टेप वालों का भी यही हुआ, एक एक्स्ट्रा जानकारी दिया। मतलब 225 और 135 का यही होगा, 135 और 90 का भी यही होगा जो लास्ट में उत्तर आए। अब देखो 90 को कितनी बार गुना करें दोस्तों, 90 को 2 करें तो 180 हो जाता है, तो 2 बार तो नहीं, एक बार ही गुना करते हैं, तो 90 कम 90 बचे कितने, 45 बचे दोस्तों, तो ये 45। फिर ये लाइन पुनः लिखते हैं, शेषफल कितना 45, जीरो है क्या, नहीं, तो पुनः आगे यहां और लिख देता हूं, एक एक बार तो लाइन लिख देता हूं, यहां रिमाइंडर को डायरेक्ट लिख देता हूं, रिमाइंडर 45 है जो क्या नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यहां लिख देंगे नए भाजक। नए भाजक कौन भाई, नए भाजक व शेषफल, जो या नया भाजक आया और ये नया शेषफल आया, नए भाजक 90 व नए शेषफल, नया शेषफल क्या आया यहाँ 45, नए शेषफल 45 में वही यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो फिर प्रयोग करो दोस्तों, 90 तो क्या हो गया, 90 तो क्या हो गया दोस्तों, भाजक था भाज्य हो गया, और 45 शेषफल था भाजक हो गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल कितना 90 कम 90 90, 45 कम 45 45 दूनी 90 बराबर हो गया, तो प्लस कितना 0, सर शेषफल 0 आ गया, तो क्या शेषफल क्या 0 आ गया, तो इसके आगे लाइन क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके आगे लाइन लिखेंगे कि R बराबर 0 है, अतः प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होगी, समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त लिखा, समाप्त हो जाएगी, अतः इसका भाजक कितना है, इसका भाजक है कितना 2 है 45 है, टेंशन में आ रहा हो तो इसकी पहले में देख लो, शेषफल जो है वही तो भाजक बना है, तो 45 भाजक 45 है, तो HCF भी कितना, HCF मतलब में से पे कितना, में से पे भी 45 ही होगा। समझे मेरी बात, ये थ्योरी जैसे मैं लिखी हूं वैसे बोर्ड परीक्षा में लिखनी है। अब आगे मैं ये प्रश्न बताऊंगा अभी करके, तो उसमें मैं इतनी थ्योरी नहीं बताने वाला, डायरेक्ट लिखने वाला है ना। 196 और 38 220 में करने वाले। दूसरा प्रश्न 196 दोस्तों दूसरा प्रश्न कर रहे हैं हम 196 और 38 220 में, है ना। अब इसमें करने वाले हैं दोस्तों, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। भाई बड़ा कौन, 38 220 बड़ा है 196 से, ठीक है। फिर चरण समझ लेना दोस्तों, 38 220 बड़ा है 196 से, इसका मतलब ये हुआ कि 38 220 बड़ा है तो ये भाज्य हो गया है भाजक। तो कैसे लगेगी एल्गोरिथम, वो लाइन लिखनी है, 38 220 तथा 196 में यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर 98 220 बराबर 196 गुना कितना, बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, भाग दे लेना। 196 का जब भाग दोगे 38 220 में भाग दोगे तो 195 बार ये भाग जाएगा, और जब पूरा जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। मैं बता दूं, आप भाग देना सिखाया है ना, ये तो छोटी क्लासों में पहली दूसरी चौथी पांचवी में सीखते हो, ये भाग दे के देख लेना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों 195, ये डायरेक्ट आपके तो एक ही प्रश्न है बोर्ड परीक्षा में, ये याद भी रहा तो काम चल जाएगा, लेकिन और परीक्षाओं के लिए या और अंक चेंज आ गए उसके लिए बता रहा हूँ, आप भाग दे के देख लेना, और जितना शेषफल होता है वो लिख देना, बट यहाँ शेषफल 0 आएगा। अब मुझे बताओ कि भाई इस बार HCF कितना, भाई इस बार HCF कितना, 195 या 196, बताओ। यहां पर भाजक, अब देखिए ये बड़ा वाला भाज्य था,
बड़ा वाला भाज्य था, ये भाजक था। यहाँ पे शेषफल कितना, भाजक। 195 क्या, यहाँ पे दोस्तों 195 क्या है, जो अपन प्रश्न दिया है उसमें 196 दिया है और प्रतिशत तो 195 क्या, ये भाजक है और ये भाज्य है, यानी HCF क्या, HCF यहाँ पे 196 है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।